हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 2019 में कंडक्ट किया गया था उस पेपर के लीनियर अलजेब्रा के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। द वेक्टर्स अल्फा इक्वल टू a1 a2 एंड बीटा इक्वल टू b1 b2 इन v2 ओवर f आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि अल्फा और बीटा वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बन जाए। हमें उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट है कि अगर हमें दो वेक्टर्स का सेट गिवन हो, u और v अज्यूम कर लेते हैं, हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर दो वेक्टर्स हैं u और v। तो हम इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल, और ये कंडीशन इफ एंड और इफ की कंडीशन होती है। तो दो वेक्टर्स के सेट को हम इसी तरीके से लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें जो अल्फा और बीटा गिवन है वो टपल्स की सेंस में गिवन है। हम देख सकते हैं अल्फा हमें गिवन है a1 a2 के इक्वल और बीटा हमें गिवन है b1 b2 के इक्वल। तो इन दोनों वेक्टर्स को स्केलर मल्टीपल चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका फर्स्ट रो अल्फा वेक्टर होगा और अल्फा वेक्टर के हम कंपोनेंट लिखते हैं a1 a2, और इस मैट्रिक्स का सेकंड रो हम बीटा वेक्टर की हेल्प से लिखते हैं जिसके कंपोनेंट है b1 b2। तो हम जानते हैं कि अगर हमें ये दो रोज गिवन हो और हमें चेक करना हो कि ये रोज लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। और अगर हम इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करें और इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम इस मैट्रिक्स की रोज को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम इस मैट्रिक्स की रो को लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो इस मैट्रिक्स की दोनों रोज लीनियरली डिपेंडेंट होंगी, और ये रोज अगर लीनियर डिपेंडेंट होती हैं तो अल्फा और बीटा वेक्टर दोनों एलडी हो। तो इस तरीके से हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वेक्टर स्पेस सिंगलटन जीरो इज डिफाइंड टू हैव डायमेंशन। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस सिंगलटन जीरो के इक्वल गिवन है और हमें इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन डिफाइन किया जाता है वो होता है 0। और अगर आपसे इस वेक्टर स्पेस का बेसिस पूछ लिया जाए तो इस वेक्टर स्पेस का बेसिस एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। तो ये बाय डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें वी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। वी वेक्टर सेट को अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो वी वेक्टर स्पेस के अंदर 100 टपल टाइप के एलिमेंट है और इन टपल्स के जो कंपोनेंट है वो हमें गिवन है a1 a2 अप टू a100। और ये टपल इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 और a3 प्लस a4 इक्वल टू 0। और हमें इस वेक्टर स्पेस v का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं, और उस रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये कंपोनेंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं या रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इस बात का मतलब जो वी वेक्टर स्पेस है वो अपने आप में R100 ओवर R का सबस्पेस बनता है, क्योंकि हम देख सकते हैं वी वेक्टर स्पेस में 100 टपल टाइप के एलिमेंट है और यहाँ के कंपोनेंट सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में वी वेक्टर स्पेस अपने आप में R100 ओवर R का सबस्पेस बनता है। हम जानते हैं R100 ओवर R का जो डायमेंशन होगा वो होगा 100। तो वी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 100 या 100 से कम ही रहेगा। अब हम इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं। वो रिजल्ट है कि अगर हमें किसी सबस्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना हो
और सबस्पेस की फॉर्म इस फॉर्म की हो जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, तो इस सबस्पेस का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ वी होगा वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जो कि यहां पर है 100 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन, कि अगर हम 100 में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें वी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ऑब्टेन होगा। हम देख सकते हैं इस वेक्टर स्पेस में दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 और a3 प्लस a4 इक्वल टू 0, और ये दोनों की दोनों कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम इन दोनों कंडीशंस को li बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। तो जब हम 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 98। तो इस बात का मतलब v वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो होगा 98। इस रिजल्ट को यूज करने में जो स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक है कि वो केवल नंबर ऑफ कंडीशंस को चेक कर लेते हैं, वो ये चेक नहीं करते कि जो हमें कंडीशंस गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और इस बात को समझने के लिए हम इस तरीके से इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अगर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन होती a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन गिवन होती 10 इंटू a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, तो अब ये दोनों कंडीशन li नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को 10 से मल्टीप्लाई करके ही सेकंड कंडीशन को बनाया है। तो अब अगर इन दो कंडीशन की जगह ये कंडीशन लिख दी जाए तो अब वेक्टर स्पेस v का अगर डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना हो तो वेक्टर स्पेस v का डायमेंशन होगा 100 माइनस 1 99। तो हमें li वर्ड को बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना है और हमें इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस रिजल्ट की हेल्प से सोल्व करने हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस R3 स्पेंड बाय द वेक्टर्स। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन 3 वेक्टर्स से जो सबस्पेस जनरेट होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। तो जब हमें स्पेनिंग सेट गिवन हो और हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना हो तो हम स्पेनिंग सेट के वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा -3 0 1 फर्स्ट रो, 1 2 1 सेकेंड रो और 3 0 -1 थर्ड रो। तो ये हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए अज्यूम करें तो हमें इस ए मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना होगा। जिस इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही डायमेंशन होगा जो ये वेक्टर्स जिस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे। तो हमें केवल इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है। तो आप बड़ी इजीली इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो में केवल माइनस का डिफरेंस है, तो अगर हम फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को अगर ऐड करेंगे तो जो थर्ड रो है वो 0 हो जाती है। तो बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं ए मैट्रिक्स का जो रैंक हमें ऑब्टेन होगा वो होगा 2। तो ये तीनों वेक्टर्स जिस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा 2। तो जब हमें स्पेनिंग सेट गिवन हो तो स्पेनिंग सेट से डायमेंशन फाइंड आउट करना हो या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो हम स्पेनिंग सेट से मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर हम उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम जनरेटिंग सेट से इसी सबस्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है और हमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है R इज वेक्टर स्पेस ओवर n। हम जानते हैं कि किसी वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट और हमें बेस फील्ड गिवन होना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, ये तो फील्ड ही नहीं बनते। तो इस बात का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में वेक्टर स्पेस बोले हुए हैं वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। R इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर n, R इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर z। ऑप्शन सी को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, R इज वेक्टर स्पेस ओवर z। हम इसे चेक कर सकते हैं, R जो है वो फ्रैक्शनल नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस जरूर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं Q, R और C ये तीनों के तीनों फील्ड बनते हैं। R Q फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस जरूर बनेगा। जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है R इज वेक्टर स्पेस ओवर C, ये फॉल्स है, क्योंकि इस केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी। तो अगर आपको नंबर्स के सेट गिवन हो और आपको वेक्टर स्पेस चेक करना हो तो आपको इस रिजल्ट को ध्यान रखना है कि अगर A सेट B का सबसेट है और A और B दोनों फील्ड हैं, A और B दोनों फील्ड हैं और A अगर B का सबसेट है तभी B A पर वेक्टर स्पेस बनेगा, A B पर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो हम देख सकते हैं Q R का सबसेट है और Q और R दोनों फील्ड है,
तो R के ऊपर वेक्टर स्पेस बनेगा, लेकिन R और C में R C का सबसेट है, तो R C के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो इस रिजल्ट से भी आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट T be a linear transformation from R square to R cube। हमें एक T ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें T की रैंक फाइंड आउट करनी है। हम देख सकते हैं जो T ट्रांसफॉर्मेशन है वो R स्क्वायर से R क्यूब पर डिफाइंड है, और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो x1 प्लस x2 के इक्वल है, सेकंड कंपोनेंट है x1 माइनस x2 और थर्ड कंपोनेंट है x2। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखेंगे, और जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वही T ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक होगा। तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड को एक बार सीख लेते हैं। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जो T की डोमेन है वो R स्क्वायर है और कोडोमेन R क्यूब है, तो जो T की मैट्रिक्स बनेगी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए T जो डिफाइंड है x1 x2 पर, x1 को हम फर्स्ट कॉलम के सबसे ऊपर लिखते हैं और x2 को हम सेकंड कॉलम के सबसे ऊपर लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि T ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में x1 का कोफिशिएंट 1 है तो हम x1 कॉलम में 1 लिखते हैं, x2 का कोफिशिएंट 1 है तो हम x2 कॉलम में 1 लिखते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट की हेल्प से हम मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लिखेंगे, सेकंड कंपोनेंट की हेल्प से हम सेकंड रो को लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट -1 है, और थर्ड कंपोनेंट की हेल्प से हम थर्ड रो को लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 0 है और x2 का कोफिशिएंट 1। तो हम अब इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करते हैं, और रैंक को फाइंड आउट करने के लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट रो को एज इट इज रखें और सेकंड रो में हम चेंज करें R2 माइनस R1 तो हमें अपडेट होगा 0 -2 -2 0 1। और अब हम बड़ी केयरफुली यहाँ पर 1 बना सकते हैं और इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बना सकते हैं। तो जो ये हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है, इस मैट्रिक्स में 2 पिवट एलिमेंट है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 है, और मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो जो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रैंक होगी वो भी 2 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड आउट करनी है बाय शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सपोज V इज a वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V इज। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन गिवन है 3 और हमें नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस R3 ओवर R होता है और इसका डायमेंशन 3 होता है, और R3 ओवर R में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे ढूंढ सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जैसा कि 1 2 3 ये आपका वेक्टर R क्यूब से बिलोंग करेगा, और 0 1 0 ये वेक्टर भी आपका R क्यूब से बिलोंग करेगा। ये दोनों वेक्टर Li है। तो इस फॉर्म के हम काफी सारे वेक्टर्स, इनफैक्ट इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इन्फिनिटी। आज के वीडियो में जो हमने लीनियर अलजेब्रा के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए, सभी के सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।